नमस्कार दोस्तों, समता मार्ग के पॉडकास्ट सेवा में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ प्रख्यात साहित्यकार एवं चिंतक नंदकिशोर आचार्य जी हैं। तो नंदकिशोर आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल है, आपने अपने एक लेख में बताया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आधुनिक हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोहिया से प्रभावित रहे लेखकों में आपने खुद को भी शुमार किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर लोहिया में ऐसा क्या था कि आप स्वयं तथा हिंदी के कई और महत्वपूर्ण कवि, लेखक उनसे प्रभावित हुए। एक तो उस लेख में भी मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि प्रभाव का तात्पर्य किसी विचारक के विचारों का काव्यानुवाद प्रस्तुत करना नहीं होता या उसके विचारों के आधार पर रचना की जाए, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा शायद किसी ने नहीं किया। किसी भी बड़े लेखक ने, कवि ने किसी भी बड़े से बड़े विचारक के विचारों को या उनकी प्रक्रियाओं को काव्य या साहित्यिक की अन्य रचनाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही जो स्वयं लेखक का अपना स्वतंत्र चिंतन है, साहित्य की अपनी स्वायत्त प्रक्रिया है, उसकी अवहेलना करना हो जाता है। मैंने उस समय भी उस लेख में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि ऐसी बहुत सी बातें हैं डॉक्टर लोहिया के विचारों में जो हिंदी के बहुत से साहित्यकारों के विचारों से मेल खाती हैं। इस कारण वे उनसे करीबी महसूस करते हैं। ये नहीं कि उनके विचारों से प्रभावित होकर के रचना करते हैं। और ये वे लेखक हैं जो साहित्य की स्वायत्त प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि साहित्य स्वयं ही यथार्थ को समझने का, यथार्थ के बोध का, सत्य को जानने का एक स्वायत्त प्रकार है, उसकी अपनी एक स्वायत्त प्रक्रिया है और उसके माध्यम से ही प्रत्येक रचनाकार अपने सत्य को बरामद करता है। इस दृष्टि से लोहिया से एक करीबी इसलिए महसूस होती है कि लोहिया भी कहीं भी साहित्य को किसी विचारधारा का वाहक नहीं मानते हैं, बल्कि वो यह मानते हैं कि कविता या अन्य कलाएं वे एक ऐसे आनंद की सृष्टि करती है, एक ऐसे अनुभूति में हमको ले जाती हैं जो तात्कालिक से ऊपर उठ कर के एक कह सकते हैं कि सनातन या सार्वभौम, जिसे कि वो एक शाश्वत क्षण कहते हैं, उसमें ले जाती है। अब उनकी जो सगुण और निर्गुण की अवधारणा है वो भी साहित्यकारों को आकर्षित करती है, क्योंकि अंततः सगुण और निर्गुण के बीच जो रिश्ता बनता है वह रिश्ता है सगुण के माध्यम से निर्गुण तक पहुंचना। और साहित्य यही करता है। साहित्य जो सगुण परिस्थितियाँ हैं, जो यथार्थ परिस्थितियाँ हैं, जो संदर्भ हैं, उनके अनुभूति के माध्यम से उनमें निहित निर्गुण की अभिव्यक्ति करता है, उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति करता है। तो इसलिए ये कुछ ऐसे। और फिर दूसरा स्वतंत्रता का सवाल है। साहित्यकार के लिए स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और स्वतंत्रता की बात जब साहित्यकार करता है, क्योंकि उसके बिना सृजन का ही कोई अर्थ नहीं बचता, तो स्वतंत्रता की बात जब साहित्यकार करता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अन्य दूसरे मूल्यों का या दूसरे अन्य का कहीं पर की अवहेलना है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्रता के साथ में बंधुत्व पर बहुत जोर देता है। और ये बंधुत्व की अवधारणा लोहिया में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मिलती है, जिसकी ओर कम ध्यान दिया गया है। वस्तुतः लोहिया जो है वो जब अपने इतिहास की व्याख्या करते हैं तो हम एक मानते हैं कि वो एक चक्र व्याख्या करते हैं, जिसमें वर्ग का वर्ण में और वर्ण का वर्ग में परिवर्तन होता रहता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि एक तीसरा प्रेरक तत्व और है, और वो प्रेरक तत्व है बंधुत्व की भावना, सामीप्य की भावना। और सामीप्य के कई रूप बताते हैं, इसके विस्तार में जाने का अवसर अभी नहीं है, लेकिन वो जो सामीप्य की भावना है वो आगे ले जाने वाली है इतिहास की गति को। तो वो चक्रिक वहाँ टूट जाता है, और वो खुद कहते हैं कि इस चक्र को तभी तोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि चक्र सिद्धांत को वो कोई सनातन सिद्धांत नहीं मानते हैं। और यह बात भी साहित्यकारों को अच्छी लगती है, आकर्षित करती है। तो वे सब
लेखक, जिसमें मैं अपने को भी मानता हूँ और बहुत सारे लेखकों को मानता हूँ। देखिए, एक ऐसा दौर था हिंदी साहित्य में जब एक ऐसा वर्ग था जो एक खास विचारधारा और पार्टी के मुताबिक साहित्य की रचना को प्राथमिकता देता था, और एक ऐसा वर्ग था जो साहित्यकार की अपनी स्वतंत्र प्रक्रियाओं में विश्वास करता था। तो ये लोग जो कि साहित्यकार की स्वतंत्रता में और साहित्य की अपनी स्वायत्त प्रक्रिया में विश्वास करते थे, ये लोग लोहिया से करीबी महसूस करते थे। दूसरा सवाल है कि पिछले कुछ समय से समान नागरिक संहिता में चर्चा का विषय रहा है। आप एक लेखक हैं और आपका एक लेख है समान नागरिक संहिता की मुश्किलें। आपकी निगाह में ये मुश्किलें क्या है? देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे समुदाय हैं जिनके अपने अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रिवाज हैं, और वे परंपराएं और रिवाज बहुत से मामलों में हैं। कोई ऐसा नहीं कि केवल एक आध मामले के अंदर ही है। जब आप एक सभी के लिए, पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक ऐसी नागरिक संहिता बनाते हैं जिसमें सभी की परंपराएं पीछे छूट जाएं, तो उसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे में ये मानना चाहिए कि मानवाधिकार की जो संकल्पना है उसमें सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है, और यह माना गया है कि किसी भी मेजोरिटिज्म के आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिवाजों में परिवर्तन नहीं होता। संस्कृति एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो उन समाजों में अपने आप भी होते हैं। तो इस कारण से हमें उन समाजों, जो परिवर्तन हम चाहते हैं, उसके लिए उन समाजों में वातावरण बनाने की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। उसको कानून के माध्यम से, देखिए बहुत से कानून बने हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि वो सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध जाते हैं। लोग छुप के करते हैं, कुछ लोग खुले में करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं जो शासक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कानून तभी सार्थक होता है, कानून मदद करता है, लेकिन वो तभी मदद करता है जब समाज उसके लिए तैयार होता है, और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो बहुत सी संस्थाओं पर आती है, बहुत सी एजेंसियों पर, अभिकरणों पर आती है। तो उसके बिना अगर आप कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन आसानी से स्वीकार नहीं होगा। इससे एक और ज़्यादा असंतोष पैदा होगा सभी समुदायों में। अब खुद अभी जो बातचीत हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आदिवासियों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा फिर? आप तर्क तो आपका यही है ना कि उनके अपने अलग रिवाज हैं और उसमें हमको हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। तो ये बात तो बाकी समाजों पर भी लागू होती है, बाकी जो समुदाय हैं दूसरे, उन पर भी लागू होती है। फिर दूसरा ये, जैसे हिंदू समुदाय की बात करें, हिंदू समुदाय में आप विवाह का जैसे मसला है, जो विवाह उत्तर भारत में मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, वो विवाह दक्षिण भारत में स्वीकार्य है, दक्षिण भारत के हिंदुओं में। तो ये क्या करेंगे आप इसके बारे में? कैसे इसको हल करेंगे? तो इसका मतलब ये होता है कि स्वयं हिंदू समाज में भी, जो कि बहुमत वाला समाज है, उसमें भी बहुत से मतभेद हैं, बहुत से स्थानीय रिवाज हैं, बहुत से। तो उनको आप बिल्कुल उनकी अवहेलना करके अगर कोई कानून बनाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। और मैं तो इस चीज़ को मानवाधिकारों के संदर्भ में ही समझना देखना चाहता हूँ। और मैंने वो जो लेख लिखा था उसमें भी मुख्य आधार मानवाधिकारों की संकल्पना थी। आपने महात्मा गांधी पर कई बड़े महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं, अहिंसा विश्वकोश भी बनाया है। गांधी हमारे लिए आज कितने प्रासंगिक हैं? सवाल गांधी की प्रासंगिकता का नहीं है। सवाल ये है कि हमारा जो समाज और पूरी मानव सभ्यता के बारे में हम भी बात कर सकते हैं, केवल भारतीय समाज के बारे में ही नहीं, कि उसमें जो हिंसक तत्व बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी मैं ये मानता हूँ वो हिंसा है, क्योंकि हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती है और केवल युद्ध ही हिंसा नहीं होता, यद्यपि वो बड़ी भयंकर हिंसा है। आपकी सामाजिक संरचना में, आपकी आर्थिक और राजनीतिक संरचना में, सांस्कृतिक संरचना में भी हिंसा है। तो अगर पूरा समाज उससे पीड़ित है, उस बीमारी से पीड़ित है, तो प्रासंगिकता किस चीज़ की है?
प्रासंगिकता उस हिंसा के सामने घुटने टेक देने की है, उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेने की है, अथवा उसका उपचार करने की है। तो हिंसा का उपचार क्या होगा? हिंसा का उपचार अहिंसा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, मेलजोल हो सकता है, प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा हो सकता है। तो गांधी यही तो कहते और करते हैं। तो इसलिए गांधी की प्रासंगिकता को छोड़िए, आपको नहीं पसंद है तो, कोई खादी पहनना प्रासंगिकता नहीं है या कि चरखा चलाना प्रासंगिकता नहीं। प्रासंगिकता ये कि आप समाज में अहिंसक संरचनाओं को बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। अगर उनकी प्रासंगिकता है तो गांधी की भी प्रासंगिकता है। आज देश में गांधी विरोधी प्रचार अभियान में को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो भी आर्थिक और सामाजिक हिंसा में लगे और राजनीतिक हिंसा में भी लगे हुए लोग हैं, वे गांधी के विरोध में जाएंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि उनके हितों का विरोध करते हैं गांधी। जो वर्गीय हित या दलीय हित या कहें कि सामुदायिक हित भी, अगर कहें किसी विशेष समुदायों के, अगर वे हित सामान्य लोक हित के खिलाफ हैं तो जाहिर है कि गांधी ये कहेंगे कि ये हिंसा है, तो हिंसा को समाप्त करना चाहिए। तो वो पसंद नहीं आएगा किसी को। न तो देखिए औद्योगिकरण वालों को गांधी पसंद आएंगे, न राज्य को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा करने वाले लोगों को गांधी पसंद आएंगे, न धार्मिक आधार पर शासन करने की इच्छा करने वाले लोगों को गांधी पसंद आएंगे। तो जाहिर है कि वो गांधी का विरोध करेंगे। और हिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मानने वाले लोग भी गांधी को नहीं पसंद करेंगे, तो वो विरोध करेंगे, स्वाभाविक है। तो इसलिए उसके पीछे तो यही सब कारण है। तो लेकिन सवाल ये है कि अगर आप उपचार चाहते तो गांधी में या अहिंसा में है। इसलिए मैं गांधी के मुझे लोग कहते हैं आप गांधीवादी, मैंने कहा नहीं, मैं अहिंसावादी हूँ। गांधी सबसे मुख्य हमारे देश में उनमें, पर मैं अगर गांधी अहिंसावादी नहीं होते तो मैं गांधी के साथ नहीं होता। आपने अपने कुछ लेखों में इतिहास लेखन की कमियों को उजागर किया है। आपने एक किताब का नाम ही है इतिहास के सवाल। हाल में एनसीईआरटी ने इतिहास के पाठ्यक्रमों के साथ जो कुछ किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास एक बहुत ही आवश्यक और बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि होता ये है कि आप बहुत जब आगे जाते हैं इतिहास के अंदर, जैसे आप एमए करते हैं या रिसर्च करते हैं या ज़्यादा गहरा अध्ययन करते हैं, तो आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास को आपको तथ्यात्मक रखना होता है। कुछ तथ्यों को हटा दिया जाए, कुछ तथ्यों को अधिक आग्रहपूर्ण तरीके से रख दिया जाए। इससे उन बच्चों के दिमाग में एक पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है कि उनको बाद में अवसर नहीं मिलेगा। आवश्यक नहीं कि सारे लोग इतिहास के विद्वान होंगे, उनको अवसर नहीं मिलेगा कि वे समझ सकें वास्तविक स्थिति क्या थी। तो इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि जिन चीज़ों को लेकर के इतिहास में तथ्यों को लेकर के विवाद है, तो स्पष्ट रूप से पुस्तकों में ये उल्लेख होना चाहिए कि ये विवादास्पद तथ्य हैं। अभी तक इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त इससे अधिक नहीं है, और इतिहासकारों में इसको लेकर के मतभेद है। बड़े इतिहासकारों में भी, जो बड़े प्रामाणिक इतिहासकार माने जाते हैं, उनमें भी मतभेद है आपस में। इसलिए अधिकांश लोग यद्यपि इसको स्वीकार करते हैं या बड़ी संख्या इनको स्वीकार करती है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रामाणिक ही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ इतिहास को लेकर के बच्चों के दिमाग में शुरू से स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप जो है वो एक मिथक को इतिहास का एक मिथक बना देंगे उनके दिमाग में, और तब वो जिंदगी भर उसी से प्रेरित होते रहेंगे। दूसरा, ये मैंने उसमें सवाल ये भी उठाया था कि जब आप इतिहास पढ़ाते हैं तो घटनाओं को छुपाइए मत, लेकिन ये बताइए कि अगर आप, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक धार्मिक उन्माद की बात करता हूँ, सांप्रदायिकता की बात करता हूँ, तो सांप्रदायिकता ऐसा नहीं कि समाज में नहीं रही है, वो रही है तो बताइए कहाँ रही है, लेकिन ये बताइए कि जब सांप्रदायिकता और राजनीति मिलती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं। और ये पूछिए बच्चों से कि क्या आप आज वही नतीजे चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अभी जो परिवर्तन हुए हैं वो कुछ तथ्यों को सामने रखते हैं, कुछ तथ्यों को छुपाते हैं। तथ्य एक वर्ग जिन तथ्यों को मानता है उनको सामने रखते हैं, वो तथ्यों को मानता है, उनको प्रमाणित नहीं करता है।
तो इसलिए वो तथ्य नहीं, जब तक प्रमाणित नहीं होते तब तक मान्यता के आधार पर तथ्य नहीं स्वीकार की जा सकते। तो केवल इसलिए कि आपकी मान्यता ऐसी है, इसलिए आप इतिहास के तथ्यों के साथ में छेड़खानी कर सकते हैं या कुछ को छुपा सकते हैं, कुछ को ज़्यादा आग्रह के साथ रख सकते हैं। ऐसा करना मैं ये मानता हूँ कि इतिहास के अध्ययन अध्यापन और ख़ासतौर से बच्चों को जब हम इतिहास को संप्रेषित करते तो उनके साथ अन्याय करना है। आखिरी सवाल है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ सर्वोदयी और समाजवादी साथियों के बीच विनोबा और लोहिया के विचारों के संदर्भ में एक गंभीर मतांतर पर जोर दिया जा रहा है। मसलन एक नारा है, अंधेरे में तीन प्रकाश। सर्वोदयी साथी नारा लगाते हैं गांधी विनोबा जयप्रकाश, वहीं समाजवादी साथी नारा लगाते हैं गांधी लोहिया जयप्रकाश, और इसको काफ़ी तुल भी दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? आपके सवाल में मुख्य जो बाइनरी बनती है वो विनोबा और लोहिया की बनती है, क्योंकि गांधी जयप्रकाश तो दोनों जगह पर है। अगर ये बाइनरी बनती है तो क्यों बनती है, इसका क्या आधार है? विनोबा वालों को तो ये समझना चाहिए कि विनोबा के लिए सबसे बड़ा जो मूल्य था उनकी एकेडमिक्स में, वो था समन्वय। विभिन्न जो विचारधाराओं के बीच में, विभिन्न दर्शनों के बीच में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं एक दूसरे से, उनको जोड़ करके एक दर्शन बनाया जाए। यही काम विनोबा ने किया। वो इसलिए अपने को सर्वोदय ही कहते हैं। वो अपने कहते हैं मैं साम्य योग की स्थापना चाहता हूँ। सर्वोदय तो एक माध्यम है जिससे हम उस बात तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी मानते हैं कि एक समन्वय स्थापित किया जाए सबके अंदर। तो विनोबा वालों को तो लोहिया से समन्वय स्थापित करने की कोशिश करनी ही चाहिए, अगर वो विनोबा को मानते हैं तो, और नहीं तो केवल एक विचारधारात्मक बाइनरी में फंस करके रह जाएंगे, जिससे हमारा अधिकांश एकेडमिक दुनिया भी और राजनीतिक दुनिया भी फंसी हुई है। जहाँ तक लोहिया को मानने वाले लोगों का या उनके तरीके के समाजवाद को मानने वाले विचारधारा को स्वीकार करने वाले लोगों का सवाल है, तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोहिया स्वयं विनोबा के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, विनोबा का सबसे बड़ा आंदोलन या जहाँ वो लोहिया की भाषा में मैं कहूँ तो निर्गुण को सगुण में अभिव्यक्त करते हैं, वो भूदान आंदोलन है। भूदान आंदोलन के बारे में वो क्या कहते हैं? भूदान आंदोलन के बारे में वो ये कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छा आंदोलन है और समाजवादियों को उसका समर्थन करना चाहिए, जबकि वो साथ में ये भी चाहते हैं कि वो लोग भी समाजवादियों का समर्थन करें। लेकिन और दूसरी बात वो एक बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की क्रांतियों से परिवर्तन होने की संभावनाएं रहती हैं। एक क्रांति है हिंसक, वो कई बार हुई पर उससे कोई परिवर्तन हुआ नहीं। दूसरी क्रांति है प्रेम की क्रांति, प्रेम के माध्यम से की गई क्रांति। और विनोबा की क्रांति को वो प्रेम के माध्यम से की जाने वाली क्रांति मानते हैं। ये ज़रूर मानते हैं कि उसमें क्रोध का अभाव है, जबकि ये मानते हैं लोहिया कि सबके प्रति प्रेम और न्याय के प्रति क्रोध, ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तब एक पर्याप्त रूप से क्रांति, सही क्रांति हो सकेगी। तो इसलिए अब सवाल सिर्फ इस बात का उठता है कि क्या विनोबा को मानने वाले या सर्वोदयी लोग जो है, जयप्रकाश के साथ भी बहुत से सर्वोदयी लोग थे, आखिर वो क्रोध में शामिल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। यही उम्मीद लोहिया करते थे कि वे उनको कभी समझेंगे तो क्रोध वाली क्रांति में भी, यानी अन्याय के प्रति क्रोध वाली क्रांति में भी शामिल होंगे, जिसमें सबके प्रति प्रेम के साथ अन्याय के प्रति क्रोध है। वहाँ प्रेम को नष्ट करके क्रोध नहीं है। तो इसलिए दोनों में मैं तो बहुत सामान्य रूप से देखा जाए तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पर मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच संवाद की ज़रूरत है, न कि विवाद की। और कई मामलों में मुझे लगता है कि चाहे वो गांधी हों, चाहे वो लोहिया हों, चाहे जयप्रकाश हों, चाहे एम.एन. रॉय हों, बिल्कुल मैं तो ये भी कहूँगा विनोबा हों, उनके बीच में कई मामलों में बड़ी सहमति है। तो हमें उन सहमतियों पे काम करने की, उनको बढ़ाते रहने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र का विस्तार करने की ज़रूरत है, उसको गहरा करने की ज़रूरत है, न कि अनावश्यक विचारधारात्मक या सैद्धांतिक बाइनरीज में फंस करके और हम अपना श्रम और ऊर्जा को नष्ट करें। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नंदकिशोर आचार्य जी। अगले फ्राइडे फिर किसी महत्वपूर्ण विचारकों के साथ हमारा संवाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।